एसआर आदर्श की ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत। जैसा कि हमारा पिछले 2 क्लासों में बात चली थी, भूगोल के दूसरा पार्ट विश्व की प्रमुख जनजातियां, और उसमें हमारी जो जनजाति चल रही थी वो जनजाति थी एस्किमो। एस्किमो जनजाति के बारे में हमने पहले कुछ थोड़ा जानकारी ली। क्या नाम होता है, कच्चा मांस खाने वाला, उसका शाब्दिक अर्थ होता है। इसके अलावा उसकी आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में जाना, जिसमें हमने क्या जाना, जिसमें हमने जाना कि उसके बसंतकालीन 2 विधियाँ और शीतकालीन और बसंतकालीन 1 विधि के बारे में जाना। अब उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए एस्किमो का भोजन व्यवस्था के बारे में जानेंगे। आप देख रहे हैं अपने बोर्ड पे एस्किमो की भोजन व्यवस्था। कच्चा मांस इनका प्रमुख भोजन होता है। तो सबसे बड़ी बात, कच्चा मांस खाते हैं। कच्चा मांस खाने का कारण रीजन मैंने आपको पहले 2 वीडियो में बता चुका हूँ, उन्हें बता रहा हूँ कि ध्रुवीय प्रदेशों में हमेशा तापमान 0 के आसपास रहता है और वहां पे मांस खराब नहीं होता। जैसे अपने यहाँ फ्रिज होता है, उसका फ्रीजर होता है, उसमें हम कोई चीज रख देते हैं वो खराब नहीं होती। फ्रिज में रखने पर क्यों नहीं होती? टेम्परेचर कम होता है, और टेम्परेचर कम होगा तो चीज खराब नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार का कच्चा मांस होता है, जिसमें सील, व्हेल और सीलोइन, तीनों मछलियों के ही नाम है। सील, व्हेल और सीलोइन मछलियां इनकी क्या है? प्रमुख भोजन के रूप में काम आती है। अब हम बात करते हैं एस्किमो के वस्त्रों, यानी कपड़ों की। एस्किमो कौन से कपड़े पहनते हैं, थोड़ा ध्यान दें। एस्किमो के वस्त्र मुख्यतः केरिबो की खाल से, हालांकि केरिबो के इससे पहले वाले वीडियो में बात हुई थी। केरिबो क्या होता है? बारहसिंगा हिरण की प्रजाति। किसकी प्रजाति? बारहसिंगा हिरण की प्रजाति होती है, उसे एस्किमो क्या बोलते हैं? केरिबो बोलते हैं। अब केरिबो के खाल से बने होते हैं, तो मुख्यतः वस्त्र किससे बने होते हैं? तो प्रश्न आ सकता है एस्किमो के वस्त्र मुख्यतः किसकी खाल से बने होते हैं? तो केरिबो। यह सील मछली की खाल की अपेक्षा अधिक तो गर्म है। भाई गर्म भी ज्यादा है, याद रखना, गर्म भी ज्यादा है, और हल्के भी होते हैं, क्योंकि कपड़े को पहनना है तो अगर भारी खाल होगी तो पहन नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। तो एक तो गर्म अधिक रहती है, तो ठंडा प्रदेश है तो गर्म चाहिए, और एक हल्का चाहिए। इसके अलावा ध्रुवीय भालू के समूह, अगर आपने फर्क ना सुना होगा, जिस भी मान लो ये खाल है और उसमें हल्के हल्के रोए हैं, क्या है? रोए, तो उसे हम समूह कहते हैं या फर कहते हैं, तो वो भी उसके भी कपड़े बनाए जाते हैं। वस्त्र बनाने का काम स्त्रियों द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो एस्किमो जनजाति में वस्त्र बनाने का प्रमुख काम स्त्रियों द्वारा किया जाता है। स्त्री व पुरुष एक समान वस्त्र पहनते हैं, अपनी तरह नहीं है, आधुनिक मानव की तरह नहीं है कि अलग अलग कपड़े होते हैं, एक समान ही कपड़े होते हैं। अब देखो उनके प्रमुख कपड़े, यहां से बोर्ड में क्वेश्चन आता है, थोड़ा ध्यान से देखिए। आपको सबसे पहले नाम दिख रहा है तिमिया। क्या दिख रहा है? तिमिया। तिमिया होता है जर्सी नुमा बांहदार वस्त्र, जिसकी कुल बाजू बांहदार वस्त्र होता है, और उसे हम क्या कहते हैं? तिमिया। अब इस तिमिया के ऊपर एक कपड़ा और पहना जाता है, और उसका नाम क्या होता है? अनहा। क्या नाम होता है? अनहा। तिमिया के ऊपर पहने जाने वाला खालनुमा कपड़ा जो होता है उसे क्या कहते हैं? अब देखो अगला नाम देखना, कार्मिक और मुक्लुक्स। नाम याद रखना, दोनों एक ही नाम है, कार्मिक या मुक्लुक्स। ये सील मछली के खाल से बने क्या होते हैं? क्या होते हैं? जूते होते हैं, याद रखना ये बात। खास के रहेगी। तो एस्किमो के घर कैसे होते हैं? इनके मकान अधिकतर बर्फ, पत्थर और हड्डियों और खालों के बने होते हैं। तो जो प्रमुख मटेरियल है इनका वो क्या है? बर्फ है, पत्थर है, हड्डी और खाल। अब देखते हैं शीतकाल में अधिकांश टाइम कैसा रहता है इनका? शीतकाल रहता है, और इनके बर्फ से बना हुआ घर होता है, उसको इसको कहते हैं इग्लू। क्या कहते हैं? इग्लू। ये मोस्ट क्वेश्चन आता है। शीतकाल में बर्फ से बने हुए मकान को क्या कहते हैं? इग्लू। तो एस्किमो जनजाति के घरों को क्या कहते हैं? इग्लू कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन। 5 से 6 फीट भूमिगत व 2 से 3 फीट ऊपर उठे लकड़ी
वह व्हेल मछली के हड्डियों के ढांचे से, देखो थोड़ा ध्यान देना इसमें, कि 5 से 6 फीट भूमिगत यानी अंडरग्राउंड जमीन के अंदर ढांचा किसका, हड्डियों का, ठीक है, और लकड़ी का और हड्डियों का ढांचा है। अब देखिए इसमें 5 से 6 फीट तो क्या हो गया, नीचे जमीन में, और 2 से 3 फीट क्या हो गया, ऊपर हो गया। ढांचे से बने मकान को क्या कहते हैं, कर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्मक कहते हैं। इसमें 5 से 6 फीट नीचे हड्डियों का ढांचा डाल दिया जाता है, 2 से 3 फीट ऊपर होता है, और लकड़ी और हड्डी के ढांचे से मकान बना दिया जाता है, नाम दे दिया जाता है कर्मक। कहते क्या है, कर्मक। याद रखना, इग्लू और कर्मक में फर्क होता है। इसका प्रवेश द्वार यानी जिस एंट्री गेट क्या होता है, तो इसका प्रवेश द्वार एक भूमिगत सुरंग से जुड़ा होता है। ऐसे एक सुरंग बना दी जाती है, मान लो ये मकान है इस प्रकार से, तो इस प्रकार से एक सुरंग होगी अंदर जाने के लिए। अब ये ऊपर उठा है और उतना ही नीचे अंदर जाने के लिए सुरंग होगी। ये क्या हो जाएगा, कर्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्मक हो जाएगा। बात करते हैं, जुड़ा होता है। ग्रीष्म काल में अस्थायी खाल के तंबू बने होते हैं। जब 1 से 1.5 महीने का ग्रीष्म काल आता है, तब ये क्या करते हैं, व्हेल मछली के बड़ी बड़ी खालों के तंबू बना लेते हैं, और तंबू में रहते हैं, वहां पे शिकार करते हैं बसंत काल में। किसके माध्यम से करते हैं, कुत्तों के माध्यम से करते हैं। कुत्तों कहते हैं, हमने बात की थी बसंत काल में, शिकारी कुत्तों के माध्यम से वो शिकार करते हैं। अब इनके यंत्र और उपकरण भी देख लें। इतनी बातें जब हो गई तो यंत्र और उपकरण भी देख लें कैसे इनके यंत्र चल रहे हैं। तो देखिए पहला है कयाक। हालांकि इसके बारे में मैं पहले आपको थोड़ा बता चुका हूं। कयाक चमड़े से बनी एक प्रकार की नाव है। कयाक क्या है, चमड़े से बनी हुई एक प्रकार की नाव है जो 5 मीटर लंबी, लंबी कितनी है, 5 मीटर, तथा 1.5 मीटर क्या है, चौड़ी है। 1.5 मीटर क्या है, चौड़ी है। 1.5 मीटर क्या है, चौड़ी है। 5 मीटर लंबी है, और जो चमड़े से बनी नाव है उसी का नाम क्या है, कयाक है। उमिया, बड़ी नाव। अब व्हेल मछली तो बड़ी होती है। अब बड़ी मछली को पकड़ने के लिए कोई एक आदमी तो जा नहीं सकता, जिसमें संख्या 15 से 20 हो, यानी 15 से 20 एस्किमो एक साथ जा सके। बड़ी जो नाव है उसका शिकार के दौरान काम में लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, ये उमिया। ये भी किससे बनी होती है, चमड़े से बनी होती है। किससे बनी होती है, चमड़े से बनी होती है। बार बार नाम आ रहा था हार्पून। ये हार्पून क्या होता है, तो देखो सील मछलियों की शिकार के लिए प्रयुक्त 1.2 से लेके 1.5 मीटर लंबा, 1.2 से लेके 1.5 मीटर लंबा, आगे से भालेनुमा जो हथियार होता है, और जिसके पीछे क्या होती है, चमड़े से बनी हुई क्या होती है, रस्सी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, हार्पून। क्या कहते हैं, हार्पून। एस्किमो का प्रमुख हथियार है स्लेज गाड़ी। बर्फ पर चलने वाली पहिए विहीन गाड़ी, जिसको कौन खींचते हैं, कौन खींचते हैं, रेनडियर। कौन खींचते हैं, रेनडियर। अब हम देखते हैं एस्किमो के समाज और संस्कृति के बारे में। ये लोग छोटे छोटे समूह में रहते हैं, 5 से 7 किस्म का समूह होता है। छोटे छोटे समूह में ये लोग रहते हैं। इनका जीवन घुमक्कड़ होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान क्या रहते हैं, ये घूमते रहते हैं। तो इनका जीवन कैसा होता है, घुमक्कड़ होता है। आदिम ढंग से जीवन यापन करते हैं। तो जो भी जनजातियां होंगी उनमें कॉमन आप चीज मिलेगी, उनका जो जीवन है वो कैसे है, आदिम ढंग से है और सरल और सीधा है, प्रकृति के साथ सीधा जुड़ा हुआ है। पितृवंशीय है, यानी जो इनका जो काम चलता है वो पिता के नाम से चलता है, तो पितृवंशीय। ठीक है। बहुपत्नी प्रथा लगभग सभी जनजातियों में पाई जाने वाली कॉमन प्रथा है बहुपत्नी प्रथा। जितने भी जनजातियां हैं उनमें आपको कुछ चीज कॉमन मिलेंगी, जैसे जादू टोना, बहुपत्नी और मांडना वगैरह, जिसे हम इंग्लिश में टैटू बोलते हैं। टैटू है तो इसका मतलब आप समझ आइए जनजाति है। तो ग्रीष्म काल में कुछ उत्सव और समारोह भी मनाए जाते हैं। तो इनके जो समारोह होते हैं वो किस काल में मनाए जाते हैं, ग्रीष्म काल में मनाए जाते हैं। ऐसे लोग जादू टोना में विश्वास करते हैं, आदिम ढंग से जिएंगे तो उनका वो विश्वास बन जाएगा, करते हैं। एस्किमो की भाषा एल्यूट होती है, ये एक बड़ा मोस्ट फैक्टर होता है। ये कई बार क्वेश्चन आता है कि एस्किमो की भाषा कौन सी होती है, तो वो होती है एल्यूट। कौन सी होती है,
एल्यूट भाषा होती है। कठोर शीतकाल में जो बहुत खतरनाक सर्दी होती है वहां पे, तो भोजन की कमी आ जाती है। तब क्या करते हैं वहां के बूढ़े और ऐसा जो व्यक्ति होता है वो सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। इसका प्रमुख कारण ये है कि एस्किमो आत्मनिर्भर व्यक्ति होता है और वो कभी भी दूसरे पे बोझ नहीं बनना चाहता, क्योंकि बूढ़ा हो गया तो उसको शिकार कौन ला के देगा, भोजन कौन ला के देगा। ऐसा है मान लो कहीं अपन वगैरह हो गया तो उसको दूसरा भोजन कौन ला के देगा। इसलिए वो जीवन भर आत्मनिर्भर बने रहते हैं। अगर कोई आत्मनिर्भरता की परिभाषा की बात करें तो आपको सबसे अधिक यही मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं वातावरण समायोजन। किसकी? वातावरण समायोजन। तो एस्किमो जनजाति वातावरण समायोजन की दृष्टि में अपने आप एक अनूठा उदाहरण देखिए। बर्फ का वो पूरा क्षेत्र है, बर्फ का वो प्रयोग करते हैं और बर्फ के घर में रहते हैं। इससे अच्छा आपको वातावरण समायोजन का कोई अन्यत्र उदाहरण नहीं मिलेगा। इसका मतलब उन्होंने वातावरण के साथ क्या कर लिया, अपने आप को एडजस्टमेंट कर लिया है, समायोजित कर लिया है। अब हम इसी एस्किमो जनजाति का अंतिम बिंदु की बात करते हैं, आधुनिक संस्कृति से संपर्क। आधुनिक संस्कृति से संपर्क। हालांकि 1960 से पहले तक वो लोग थे जो हमने बातें लिखी गई थी। धीरे धीरे अमेरिकन लोगों के व्यापार के दृष्टिकोण से, क्योंकि व्यापार के दृष्टिकोण से ये क्षेत्र समृद्ध है, तो आधुनिक मानव उनके पास जाने लगे। उनसे जो बहु कीमत की एक बहुत अच्छी खाल वगैरह होती है और वो वहां से लाने लगे, बदले में कुछ मुद्रा उनको देने लगे। धीरे धीरे जो अपने नाव वगैरह है उनका स्थान ईंधन चलित मोटर बोटों ने कर लिया और स्कूटर, स्नो स्कूटर जो होते हैं उन्होंने ले लिया। आज अगर वर्तमान परिवेश की हम अगर बात करें तो जो हमने पढ़ा वैसा कुछ नहीं है। उनकी संस्कृति में बहुत बदलाव आ चुका है। वो एक तरह से व्यापारिक काम करने लगे और शायद 21वीं सदी के अंत तक जो हमने बातें पढ़ी वो पूर्णतः हमारी तरह ही हो जाएंगे। और इसके पीछे कारण ये रहा कि हम लोगों ने वहां तक अपनी पहुंच बना ली, उन क्षेत्रों तक पहुंच बना ली और पहुंच बनाने से वो सुभेद्य हो गए और सुभेद्य होने के बाद हमने उनके साथ व्यापार शुरू कर दिया और वर्तमान परिदृश्य में वहां भी अपनी तरह स्कूटर वगैरह, घर मकान वगैरह और यहाँ तक कि आधुनिक हथियार वगैरह भी उनके पास शिकार के दृष्टिकोण से मिलने लगे हैं। आज की हमने क्लास में ये अपनी एस्किमो जनजाति कंप्लीट की है। इसके बाद अगली क्लास में हम नेक्स्ट जनजाति के बारे में लेके आएंगे। इसमें अगर कोई दिक्कत आ रही है कहेंगे आपको, साथ साथ में पूरा लिखना है, आपको साथ साथ में लिखना, नोट्स बनाने हैं आपको, कंपलसरी है नोट्स सभी विद्यार्थी के लिए। उसके अलावा जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जब बोर्ड पे जो लिखा हुआ है उसको आप एक बार वीडियो को चलाइए, दूसरी बार चलाइए तो आपको जरूर समझ में आएगा। और साथ में जो न्यू बुक है वो लेके आइए, परचेज कर लीजिए उस बुक को और उसके साथ साथ मिलाते जाइएगा और नोट्स बनाते जाइएगा, क्योंकि बोर्ड विद्यार्थी के लिए समय बहुत कम होता है, चाहे वो कोरोना काल हो या सामान्य दिन हो। इसलिए आपको सतर्क रहना है और अभी से अपने कोर्स के प्रति सावचेत होकर अभी से काम करना है। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।